अब चंद्रशेखर का दौर शुरू होने वाला है। मैं चाहूं तब भी, ना चाहूं तब भी। ये आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी रहा, जो चंद्रशेखर रमन कर रहा है, आरएसएस का प्रोडक्ट है और कहीं ना कहीं उनके लिए काम भी कर रहा है। अगर मायावती बहुत कमजोर साबित होंगी। और एक लाइन में बोलूं विपिन जी आपको कि मायावती का दौर चला गया। मायावती कभी ऐसा नहीं सोचती कि ऐसी समाज के ऊपर मुकदमे, वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे कामयाब हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा मायावती रही, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर का पिछले कुछ वर्षों में उदय हुआ है, तो क्या चंद्रशेखर मायावती का स्थान ले सकते हैं? और सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज इन दोनों नेताओं में से किसका रुख करेगा? आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ मांगेराम सलारपुरी जी मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि 2027 का ये जो विधानसभा चुनाव होगा, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा कौन निकल कर सामने आएगा, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मायावती? बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि वो कौन सी ताकत है जो ये चाहती है कि मायावती बड़ा चेहरा बने। खैर चलिए, आपका सवाल फिर भी ठीक है। आपने सीधा सवाल पूछा है कि दलित पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा कौन होगा, मायावती होगी या चंद्रशेखर होंगे। मुझे लगता है शायद ये दोनों बराबर बराबर स्थिति में आएंगे। चंद्रशेखर अगर अभी बराबरी भी करते हैं इस चुनाव में, तो मैं उनकी बहुत बड़ी जीत मान के चलूँगा, क्योंकि राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, एकमात्र सांसद खुद ही हैं अपनी पार्टी के। अब हो क्या रहा है फिलहाल, आप पूरी दलित पॉलिटिक्स को समझिए, गेम क्या चल रहा है पूरी यूपी के लिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगा। हो क्या रहा है कि अभी पिछले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक जो बसपा का वोट बैंक था, यानी दलित जो पॉलिटिक्स थी, उसका वोट बैंक 2-3 जगह बट रहा था। वो मायावती के पास बड़ा स्टेक था, एक हिस्सा टूट कर भाजपा को भी जा रहा था। यही वजह थी कि 2 बार से सरकार लगातार यहाँ भाजपा की बन भी रही थी, चूँकि ओबीसी और दलित बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम के साथ जाता ही जाता है। अब हुआ क्या, 2024 के चुनाव में विपिन जी, संविधान के मुद्दे पर जो दलित वोट बैंक है वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ चला गया। चूँकि जब संविधान का मुद्दा आएगा तब दलित ना मायावती को देखेगा, ना वो चंद्रशेखर को देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर और संविधान की किताब देखता है। तो संविधान के मुद्दे पर जब दलित वोट बैंक सारा बीजेपी के खिलाफ चला गया, रिजल्ट आपके सामने आया 2024 में यूपी में क्या हुआ। अब हो क्या रहा है कि भाजपा यानी उसका जो थिंक टैंक है, यानी आरएसएस है, वो बहुत अच्छी तरह समझ रहा है इस बात को कि अगर मायावती को मजबूती नहीं मिली तो सरकार हाथ से चली जाएगी। अब वो कोशिश ये हो रही है, चूँकि मीडिया इनके हाथ में, लगातार मायावती को पूरे लाइट में दिखाया जा रहा है कि मायावती उभार ले रही है, मायावती आज रैली कर दी, मायावती ये कर रही है, मायावती वो कर रही है। और एक चीज़ और दिखाई जा रही है बार बार कि ब्राह्मण मायावती के साथ जाएगा। तो एकमात्र एजेंडा इनका ये है कि किसी भी तरीके से मायावती को मजबूत दिखाया जाए, ताकि दलित वोट बैंक, अगर वो बीजेपी के पास तो खैर आएगा ही नहीं, वो कम से कम इधर उधर ना बैठ के वो मायावती के पास वापस चला जाए सारा। अगर दलित वोट बैंक मायावती के पास वापस चला जाता है, बीजेपी के पास नहीं जाता, तो नेचुरली बात है वो गठबंधन की तरफ भी नहीं जाएगा। ये बीजेपी की रणनीति है आज की तारीख में। अब ये रणनीति कितनी कामयाब होगी मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि मायावती को लेकर दलित वोट बैंक भी, खासतौर जाटा वोट बैंक, वो बहुत चीज़ें समझने लगा। नाराज़गी बड़ी गहरी है, कई सारी वजह भी हैं, क्योंकि मायावती आमतौर पर चुनाव के बाद में कभी सड़क पर आती नहीं है। चंद्रशेखर जैसा नया खून, नया लड़का, उसने बहुत संघर्ष भी किया, वो लगातार सड़क पे भी है। और जो युवा दलित है, ये भी एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति युवा बदलते हैं, चाल चरित्र चेहरा। जो युवा दलित लड़के हैं वो सारे चंद्रशेखर के पीछे पूरी तरह लामबंद हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, हम रोज सड़क पे रहते हैं, आप भी रहते हैं। जो युवा दलित है वो चंद्रशेखर की तरफ बहुत तेज़ी में झुक रहा है। जो पुराने हैं, जो हमारी उम्र के दलित वोटर हैं, जो मायावती के साथ जिनका गहरा जुड़ाव है, उनका एक हिस्सा जरूर मायावती के साथ है, लेकिन दूसरा हिस्सा डामाडोल है। वो जो डामाडोल हिस्सा एक हिस्सा है, वो बीजेपी के साथ जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जाहिर सी बात है गठबंधन के साथ जाएगा, चंद्रशेखर के साथ जाएगा, उसका बड़ा हिस्सा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से 2027 के चुनाव में मायावती दलित राजनीति की बहुत कमज़ोर खिलाड़ी साबित होंगी। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई प्रचार प्रसार मायावती का खूब हो रहा है, आप बताइए आज की तारीख में जिस तरह मीडिया कंट्रोल है,
जिस तरह पूरी तरह गोदी मीडिया बोलते हैं, पूरी तरह कंट्रोल्ड है भाजपा के हाथ में पूरा सिस्टम। तो क्या आपको लगता है अगर वो चाहते मायावती को बिल्कुल कहीं लाइमलाइट में आ सकती थी उसकी न्यूज़? नहीं आ सकती। अभी कांग्रेस ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ घेराव किया, पीछे आपने न्यूज़ में देखा मायावती का एक बयान आपको लगातार न्यूज़ में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं मायावती उभर के सामने आए। ये थोड़ा सा खेल 2022 के चुनाव में भी किया गया था। अखिलेश की हार का एक बड़ा कारण ये रहा था कि न्यूज़ ने और पूरे थिंक टैंक ने इन्होंने मायावती को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना शुरू किया था। अमित शाह का बयान आया था, मायावती कमाल करने वाली, कुछ टाइप का बयान आया था उनको 2022 के यूपी चुनाव से पहले। वही खेल अब है, लेकिन इस बार शायद मुझे लगता नहीं कामयाबी मिलेगी। इस बार मुझे लग रहा है मायावती बहुत कमज़ोर साबित होंगी। और एक लाइन में बोलूँ विपिन जी आपको कि मायावती का दौर चला गया। मायावती का दौर चला गया। अब वो लौट के नहीं आएगा। किसका दौर शुरू होगा? सामने है, आपके सामने है। हर 25-30 साल बाद बदल जाते हैं चेहरे। मायावती का लंबा दौर था, चला गया। अब चंद्रशेखर का दौर शुरू होने वाला है। मैं चाहूँ तब भी, ना चाहूँ तब भी, जो सच है वो जमीन पे वो तो सामने होगा ना। मेरे आपके चेहरे से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चंद्रशेखर है, सड़क पे मेहनत कर रहा है, जबरदस्त मेहनत कर रहा है वो। तो उसका मीडिया के जिस प्रचार और प्रसार की आप बात कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर को नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आप देख लो चंद्रशेखर की इतनी सारी रैलियाँ हैं, इतने संघर्ष करता है, कौन सा मेन मीडिया में आता है? जो मुख्यधारा के मीडिया में कहीं आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है। उसको ब्लैकआउट किया हुआ है चंद्रशेखर को भी, क्योंकि भाजपा को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से। तो चंद्रशेखर को भी नहीं मिल पा रहा कोई, मायावती को मिल रहा है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, चंद्रशेखर को कोई नहीं, मेन मीडिया को कोई सहयोग चंद्रशेखर के पास नहीं है। उनकी अपनी मीडिया, जो उनकी पर्सनल मीडिया है, वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए लोगों के बीच में पहुँच भी पा रहे हैं। लोकेश जी, जब हम लोगों से बात करते हैं और मायावती और चंद्रशेखर के बारे में पूछते हैं, तो मायावती के शासन को लोग बहुत बेहतर बताते हैं कि उनका शासन बहुत अच्छा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती का जो कार्यकर्ता रहा, बसपा का जो कार्यकर्ता रहा, वो उपद्रवी नहीं रहा, उसके अंदर एग्रेशन नहीं रहा। लेकिन ये सब चीज़ें चंद्रशेखर के साथ नहीं हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ नहीं है। तो ये जो एग्रेशन है, आपको नहीं लगता कि भाई ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को नुकसान पहुंचाएगा? देखो, पहली बात तो आपके पहले सवाल का जवाब दूँ, मायावती का शासन बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी प्रशासक मायावती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कहते हैं कि इतनी शांति है, नहीं। आज योगी राज, मतलब मैं ये मानता हूँ गोविंद बल्लभ पंत के बाद सबसे बेहतरीन सरकार गया तो थोड़े दिन कल्याण सिंह ने दी थी, या उसके बाद मायावती ने 3-4 बार बढ़िया सरकार दी है। अब आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि ये जो अग्रेशन है, इसका नुकसान होगा। अगर इसका नुकसान चंद्रशेखर को होगा तो भाजपा को नुकसान क्यों नहीं हो रहा? पूरा हिंदुत्व अग्रेसर आपने पूरे हिंदू को बना रखा है, तो उसका नुकसान भाजपा को तो नहीं हुआ ना। तो चंद्रशेखर को क्यों होगा? आज की तो पूरा सिस्टम बड़ा अग्रेशन में चला गया, और ये उसकी कामयाबी है कि उसने दलितों को बिल्कुल दबा कुचला नहीं छोड़ा। जो मायावती ने तो उनको दिया था गौरव कि हाँ देखो दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है। चंद्रशेखर ने दी लड़ने की पावर कि नहीं लड़िए, चुप मत बैठिए, लड़िए। वो अग्रेशन लिया, यानी उग्र हिंदुत्व के बदले में वो उग्र दलित्व लेगा। तो अगर भाजपा को नुकसान नहीं हुआ अग्रेशन का, तो चंद्रशेखर को क्यों नुकसान होगा? मांगेराम जी, आप बताओ, जिस तरीके से हमारे साथी लोकेश सलारपुरी जी बता रहे हैं कि भाई 2027 का जो चुनाव है उसमें तो मायावती का एक तरह से गेम ओवर हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखो, बहुजन समाज पार्टी आपने कहा कि दलितों की पार्टी है, ऐसा कहा। बहुजन समाज पार्टी 90% लोगों की पार्टी है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने आपसे शुरुआत में ही ये बोला था कि भाई उत्तर प्रदेश में जो दलित पॉलिटिक्स है उसके दो बड़े चेहरे हैं, मायावती और चंद्रशेखर। देखो, बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनी, 90 के दशक में पार्टियां बनी, तो जब तक यह दलित पैंथर रही, जब तक यह प्रोग्रेस नहीं कर पाई। जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर इस पार्टी ने चलाने लगे, तो जब जाकर बहुजन समाज पार्टी बनी थी। अब बहुजन समाज इतना बड़ा समाज है, इसकी संख्या इस मुल्क में बड़ी है। अब जैसा आपने अभिनाम लिया कि चंद्रशेखर रावण, ऐसी अगर 20 पार्टी भी बने तो भी इन लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मजबूत स्थिति में रहेंगे। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो यह पहले भी SC ST OBC माइनॉरिटी का एक गठजोड़ था। जैसे जैसे सत्ता में आई, सब लोगों से बराबरी के आधार पर इन्हें मिनिस्ट्री दी, हिस्सेदारी दी, और बराबरी के हिसाब पे लगभग सभी लोगों के लिए काम करें।
अगर इन्हें मेडिकल कॉलेज बनवाई तो इन्हें लखनऊ में उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी भी बनवाई, सबके लिए काम करा। अगर इन्हें मिनिस्ट्री ब्राह्मणों से दी तो मिनिस्ट्री मुस्लिमों से भी दी और मिनिस्ट्री ओबीसी पे भी दी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, अपने ही समाज की बात कर लें, चूँकि हम तीनों लोग गुज्जर कम्युनिटी से आते हैं। आज 8 के करीब विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी में है मौजूदा। अब मैं नहीं कहता कि उन पर कोई मिनिस्ट्री के नाम पर कोई झंझोड़ा तो किसी पर हो सके, दरी बिछाने का काम आरएसएस भाजपा के लिए कर रहे। लेकिन एक समय था बहुजन समाज पार्टी में गुजरों के लिए इतना सम्मान था कि कई सारी मिनिस्ट्री गुजरों के पास में थी। और आप देखेंगे कि एक गुज्जर थे मेरठ से, वो चुन के भी नहीं गए थे तो भी मिनिस्टर बना दिए थे मायावती ने। तो ये तो होता है एक गठजोड़। अब आपने कमजोर या मजबूत नेता की बात करी। आपने कहा कि भाई चंद्रशेखर नाम का आदमी सड़कों पर लगातार दौड़ रहा, भाग रहा। अब अगर आप देखें सेग्रीगेशन के मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में सेग्रीगेशन के मामले एससी समाज के ऊपर बढ़ रहे, एसटी समाज के ऊपर बढ़ रहे, ओबीसी समाज के ऊपर बढ़ रहे। इनमें कोई कमी आई मैं नहीं मानता। अब बहन जी लगातार जिन विषयों पे काम कर रही, बहुजन समाज पार्टी जिन विषयों पे काम कर रही, अगर हमें सेग्रीगेशन खत्म करना तो उसके लिए हमें सत्ता में आना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। वे सत्ता के लिए काम कर रहे, वे सेग्रीगेशन न खत्म करने के लिए काम कर रहे। सड़क पर आना, आंदोलन करना, इसका मतलब है कि दूसरे बच्चों के ऊपर लगातार कितने मुकदमे होंगे, धरने प्रदर्शन में कौन लोग फंसेंगे, क्या होगा, ये सब आप लगातार देख रहे। सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर इस टाइम किन लोगों के ऊपर हुए, वे सारे 80 समाज के नवयुवक हैं जिनके ऊपर ही मुकदमे हो रहे हैं। चंद्रशेखर ने लगवाए, वो तो आप देख रहे किसने लगवाए, मैं तो चंद्रशेखर भी नहीं कह सकता। सबसे ज़्यादा मुकदमे 80 समाज के बच्चों के ऊपर करवाए जा रहे। मायावती कभी ऐसा नहीं सोचती कि 80 समाज के ऊपर मुकदमे, वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे कामयाब हो और संविधान के हिसाब से जैसी उनकी योग्यता है उस हिसाब से जॉब में जाए। ऐसी सोच हमेशा बहुजन समाज पार्टी की रही है। तो फिर ये जो झुकाव दलित समाज का है वो चंद्रशेखर की तरफ क्यों दिखाई दे रहा है? देखो, ये तो मीडिया दिखा रही कि झुकाव दलित समाज का, एससी समाज का चंद्रशेखर की तरफ है। अब चुनाव में आप पहले भी देखा होगा, चंद्रशेखर चुनाव भी लड़ा, दूसरी पार्टियां चुनाव भी लड़ी, हमें कहीं ना कहीं 1000 से नीचे रह जाए। ये तो सिर्फ एक एजेंडा है, क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी रहा, जो चंद्रशेखर रमन कर रहा है, आरएसएस का प्रोडक्ट है और कहीं ना कहीं उनके लिए काम भी कर रहा। इन लोगों का मकसद है कि एकता तोड़ के, वोट का डिवाइडेशन करके और इन लोगों ने कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हुआ तो तब तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्टेट में आई है। और इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ख़त्म करने का काम कर सके तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके बगैर ये लोग मिल के भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। अगर कुछ संख्या में मुस्लिम आ जाए, ओबीसी आ जाए, तो निश्चित रूप से इसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे बराबर में बैठे आपके जो विश्लेषक पत्रकार साथी हैं वो तो बोल रहे हैं कि भाई मायावती के पीछे भाजपा है। नहीं, देखो, इनकी सोच बड़ी ऊंची है, उस पर कोई आदमी संशय नहीं कर सकता। लोकेश गुरु जी बड़े सक्षम हैं और इनकी दूरदृष्टि बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी बात इन्हें कही। लेकिन जो आज के दौर में मीडिया कह रहा वो इस तरफ इशारा कर रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा, अगर भाजपा का बेड़ा गर्क कोई कर सकता है, बुलडोजर का बेड़ा गर्क कोई कर सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी है। दूसरी पार्टी में इतना दम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट से, इस मुल्क से हटाने का काम कर सके। चंद्रशेखर को जिस तरीके से मांगे राम जी बोल रहे हैं कि भाई आरएसएस से जुड़े रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मायावती की 4 बार सरकार बनी, 3 बार किसके समर्थन से बनी थी? भाजपा के। चंद्रशेखर तो 1 बार सांसद बने हैं, तो ये तो कहना बहुत आसान है। लेकिन अगर यही एक मापदंड है कि वो सांसद बन गए तो फिर तो मायावती आरएसएस से जुड़ी हुई क्या, फिर तो सीधे मायावती आरएसएस के सदस्य मानी जानी चाहिए, क्योंकि 3 बार उन्होंने उनके सहयोग से सरकार बनाई। और पिछले चुनाव में कई बार महसूस भी हुआ है कि वो बीजेपी को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब रैली की थी लखनऊ में, तो वहाँ बीजेपी को लेकर वो कितनी सॉफ्ट थी, बाकी अपने अखिलेश को लेकर, इनको सबको लेकर कितनी हार्ड थी। एक बात, गठबंधन किया था अखिलेश यादव ने उनके साथ 2022 के चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में। अखिलेश की तो वही 5 सीट बची थी, इनके 10 सीट मिली थी, उससे पहले इनके पास कोई सीट थी भी नहीं। उसके बावजूद इन्होंने बगैर कोई कारण के गठबंधन तोड़ दिया। कम से कम अखिलेश के ऊपर तो संघी होने का कोई तमगा नहीं है ना, तो क्यों तोड़ा भाई गठबंधन? जबकि आज तक
अखिलेश यादव जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उन्होंने कभी मायावती को ले कोई हल्की कोई घटिया टिप्पणी नहीं करी, सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि 2019 में जब वो गठबंधन हुआ था तो डिम्पल यादव ने, उनकी पत्नी ने, इनके पैर सार्वजनिक तौर पर मंच पर छुए थे। इतना, हालांकि इसका नुकसान हुआ उन्हें, उनकी बिरादरी में जाकर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया, सम्मान दिया। जैसे ही अखिलेश की सरकार बनी थी तो किसी लड़के ने अम्बेडकर इनकी मूर्ति तोड़ दी थी, 24 घंटे के अंदर मूर्ति लगी थी, वो अखिलेश यादव ने लगवाई थी। तो मायावती के सम्मान में उसने कमी नहीं छोड़ी, इन्होंने उनके साथ भी यही किया। और सबसे बढ़िया तो भाई मंगेराम जी ने जैसे कहा कि चंद्रशेखर आरएसएस का प्रोडक्ट है, फिर तो मायावती भी आरएसएस का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रूव है, 3 बार सरकार उन्होंने चलाई है इनके साथ मिल करके, और अभी बीच में आपके सामने ही है। तो अब मैं इसमें और क्या कहूँ। आप बताओ, मायावती को आरएसएस का प्रोडक्ट बता रहे हैं और उदाहरण देकर बता रहे हैं। कई चीज़ें कई बार राजनीति में चलती हैं, चूँकि जब 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चली, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लें। दूसरी, किसी पार्टी में इतनी हैसियत नहीं है जो बीजेपी आरएसएस ने इस्तेमाल करके अपना एजेंडा इतना बड़ा कर दें कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना लें। आगे भी ऐसा ही होगा। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करके इतनी मजबूत होगी कि दोबारा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगी, मेरा अपना ऐसा मानना है। क्योंकि अगर बीजेपी ने कोई इस्तेमाल कर सकता है वो बहनजे और बहुजन समाज पार्टी है, उसके सिवाय कोई ऐसी पार्टी नहीं इस देश में जो बीजेपी ने इस्तेमाल कर ले। और निश्चित रूप से जो गुरुजी ने अभी कहा कि अलायंस हुआ था 2019 में सपा बसपा का, तो बहुजन समाज पार्टी में इतनी हैसियत आज भी है कि अगर वो अलायंस कर ले तो समाजवादी पार्टी से दुगनी सीटें अभी लेकर आ जाएगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ें और अकेले चुनाव लड़के देश में परिवर्तन की तरफ लेके जाएं। जिस तरीके से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो क्या वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है? नहीं, फिलहाल तो वो अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने की तैयारी में लगी हुई है, अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखो, 2 नेता ऐसे हैं फिलहाल जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जिनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई जनता की नज़रों में, बेहद विश्वसनीयता थी। एक अरविंद केजरीवाल और मायावती, ये 2 बड़े नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री है मायावती 4 बार, अरविंद केजरीवाल 2-3, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 3 बार। तो ये दोनों लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इनके बयान में ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, जताते कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती का ये बयान कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जनता में कोई खास इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मैं तो चाहता हूँ अकेले चुनाव लड़ें। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो असलियत पता लगेगी कि वो कहाँ खड़ी है, और ये जनता के बीच में आना बहुत ज़रूरी है कि एक चलो मायावती आज वोट के लिहाज से खड़ी कहाँ है। ये जब तक मुट्ठी बंद है ना, जब तक बहुत सारे लोग यहीं चक्कर काटते रहेंगे, तो पता लगना चाहिए, ताकि बाकी राजनीतिक दल भी अपना रास्ता क्लियर करके चले, भाई ये मायावती यहाँ खड़े, हम यहाँ खड़े हैं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।